हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिवीजन सीरीज़। एंड हम रिवीजन कर रहे थे। चैप्टर हमारा था जीव जगत का वर्गीकरण, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। एंड इसका हमने कल वाले लेक्चर के अंदर प्रोटिस्टा के 4 टाइप तक हमने इसका रिवीजन कर लिया था। एंड नाउ वी रिवाइज फिफ्थ टाइप। फिफ्थ है यहाँ पे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ में क्या होता है? प्रोटोजोआ के अंदर जो पोषण होता है वो विषमपोषी या फिर परपोषी टाइप का होता है। इसके अंदर विषमपोषी होते हैं, यानी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं वो भोजन के लिए। फिर होता है कि प्रोटोजोआ के अंदर कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। हमने इससे पहले पढ़ा था कि जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं और पंख कवक होते हैं उसके अंदर भी कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है। तो इन दोनों लक्षणों के आधार पर ये जंतुओं से पुरातनी संबंध दर्शाते हैं, यानी पुराने जंतुओं से इन दोनों के आधार पर संबंध दर्शाते हैं, क्योंकि जंतु भी विषमपोषी होते हैं, परपोषी होते हैं या फिर परजीवी या परभक्षी होते हैं और उनके अंदर भी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो ये दोनों लक्षण जंतुओं में भी होते हैं, इसलिए ये जंतुओं से पुरातनी संबंध दर्शाते हैं। गमनांगों के आधार पर प्रोटोजोआ 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन है अमीबोइड, फ्लैजेलेट्स, सीलेटा और स्पोरोजोआ। अमीबोइड, फ्लैजेलेट्स, सीलेटा और स्पोरोजोआ। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं अमीबोइड। इसको राइजोपोडा या फिर सार्कोडीना भी कहते हैं। अमीबोइड को सार्कोडीना और राइजोपोडा भी कहते हैं। अमीबोइड को कहते हैं सार्कोडीना और राइजोपोडा। गमनांग इसके अंदर स्यूडोपोडिया होते हैं, कूटपात जैसे कि अमीबा के अंदर होते हैं। वो उनके चलने में भी काम आते हैं और वो उनका शिकार पकड़ने में भी कार्य करते हैं। आवास देखिए इनका कहाँ पे रहता है, तो ये साफ पानी के अंदर, नम मिट्टी के अंदर, लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं। और इनके अंदर एक खास बात है कि जो लवणीय जल के अंदर पाए जाने वाले जीवों में सिलिका का कवच प्रेजेंट होता है। जो इसके अमीबोइड के लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं उनमें सिलिका का कवच पाया जाता है। एग्जाम्पल इनके हो गए, एक तो अमीबा और ये एंट अमीबा होता है जो कि मनुष्य के अंदर रोग फैलाता है। ये नॉर्मल अमीबा है और ये रोग फैलाने वाला अमीबा है, दोनों ही अमीबा है। तो ये अमीबोइड हो गया। सेकंड पे आता है हमारा फ्लैजेलेट्स, यानी कि कशाभिक। इसके अंदर गमनांग के आधार पर हमने इसका डिविडेशन किया है। तो गमनांग इसके अंदर नाम से पता चल रहा है इसके अंदर फ्लैजिला ही होगा। कशाभिका इसके अंदर पाया जाता है जिसके द्वारा ये चलते हैं। अधिकांश जीव परजीवी पैरासाइट्स होते हैं और स्वतंत्र जीवी होते हैं, यानी फ्री लिविंग होते हैं। और ये पैरासाइट्स होते हैं परजीवी जो कि दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया ट्रिप्नोसोमा ग्लैम्बियंस। ये क्या है? डाइजेनेटिक परजीवी होता है। ये जो ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस है ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है और इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 परपोषी आवश्यक होता है। पहला परपोषी तो इसके अंदर मनुष्य होता है, लेकिन दूसरा परपोषी है इसमें सी फ्लाई, ग्लोसिना पाल्पेलिस होता है। सी फ्लाई ये द्वितीयक परपोषी है। जैसे मच्छर के 2 परजीवी होते हैं उस टाइप से मच्छर को 2 परपोषी आवश्यक होते हैं जीवन चक्र पूरा करने के लिए। ठीक इसी टाइप से ये जो ट्रिप्नोसोमा होता है इसके अंदर पहला जो प्राथमिक परपोषी ये मनुष्य के अंदर और दूसरा यहाँ पे सी फ्लाई होता है जो कि है ग्लोसिना पाल्पेलिस। और ये अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग कोज करता है। नेक्स्ट फ्लैजेलेट्स का ये दूसरा एग्जाम्पल है लेशमेनिया डोनोविल। ये काला अजार रोग उत्पन्न करता है। काला अजार के लिए जिम्मेदार है लेशमेनिया डोनोविल्स। ये भी डाइजेनेटिक परजीवी होता है। इसके अंदर प्राथमिक जो परजीवी होता है वो मनुष्य के अंदर और द्वितीय यहाँ पे वाहक के रूप में होता है सैंड फ्लाई, फ्लेम्बोटोमस। तो प्राथमिक मानव हो गया और द्वितीय यहाँ पे सैंड फ्लाई हो गया। पहले वाले में कौन था? पहले वाले में प्राथमिक मानव था और दूसरा था सी फ्लाई ट्रिप्नोसोमा के अंदर। तो थर्ड वन यहाँ पर आता है सीलिएटा। सीलिएटा का मतलब उसमें सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया होते हैं पक्षमाप। जैसे ये पैरामीशियम है तो इसके अंदर ये बीच में तो गुलेट पाई जाती है और चारों ओर ये पतले पतले छोटे छोटे सीलिया पाए जाते हैं। इसी के द्वारा ये गति करते हैं। गमनांग के अतिरिक्त जो सीलिया है वो भोजन के अंतर्ग्रहण में भी मदद करते हैं। ये सिर्फ चलने में मदद नहीं करते, ये उसको भोजन को फूड को लेने के लिए भी मदद करते हैं। एग्जाम्पल है इसका सबसे अच्छा है पैरामीशियम जो कि चप्पल के आकार का होता है और इसके अंदर 2 केंद्रक पाए जाते हैं।
पहला जो केंद्रक होता है वो वृहद केंद्रक होता है, मैक्रोन्यूक्लियस होता है। दूसरा छोटा केंद्रक होता है, माइक्रोन्यूक्लियस। तो पहला वृहद केंद्रक हो गया मैक्रोन्यूक्लियस, दूसरा हो गया छोटा केंद्रक माइक्रोन्यूक्लियस। दो केंद्रक हो गए, ये वाला यहाँ पे हो गया छोटा केंद्रक और ये हो गया वृहद केंद्रक, मैक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस। ये जो वृहद केंद्रक है वो कायिक लक्षणों का नियमन करता है और जो छोटा केंद्रक है वो जनन के अंदर कार्य करता है, यानी रिप्रोडक्शन में। इसको स्लीपर एनिमिक्यूल भी कहा जाता है। इसके अंदर जो लैंगिक जनन होता है वो संयुग्मन यानी कॉन्जुगेशन टाइप का होता है। देन यहाँ पे फोर्थ वन आता है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ के अंदर क्या होते हैं, गमनांग पाए ही नहीं जाते, गमनांग अब्सेंट होते हैं। ये संक्रामक बीजाणु रूपी संरचना प्रेजेंट होती है, इनके अंदर संक्रामक बीजाणु रूपी संरचना प्रेजेंट होती है। अधिकांश जीव इसके अंदर परजीवी होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का है। प्लाज्मोडियम इसके अलग अलग प्रजाति होंगे, वाइवेक्स, फैल्सिफॉर्म, तो वो हम पढ़ेंगे रोग वाले चैप्टर के अंदर। तो यहाँ पे स्पोरोजोआ इसका गमनांग अब्सेंट होता है और प्लाज्मोडियम मलेरिया इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर आता है हमारा नेक्स्ट किंगडम फंगाई, कवक जगत। कवक या फिर फंगाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। माइकोलॉजी यानी स्टडी ऑफ फंगाई। कवक या फिर फंगाई के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। माइको वर्ड का मीनिंग ही कवक से संबंधित होता है। कहीं भी माइको वर्ड लग रहा है तो उसका मतलब है कवक से संबंधित। नोट पॉइंट है कि आकार और आवास के आधार पर कवक में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। आकार और आवास के आधार पर विविधता किस में पाई जाती है, यानी फंगाई में आकार और आवास के आधार पर विविधता पाई जाती है। आवास में देखें तो ये सार्वभौमिक होते हैं, हर जगह पाए जाएंगे, सभी जगह ये पाई जाती है। कवक सभी जगह पाई जाती है, किसी भी जगह में। ज़्यादातर ये कहाँ पर मिलेगी, नमी या आर्द्रता पे, गर्माहट और कवक की अधिक वृद्धि को प्रेरित करती है, तो ये ज़्यादातर इस जगह मिलेगी। बाकी हर जगह पर कवक होती है। जैसे कि नमी देख ले तो अगर हमारी एक्जिला टाइप एरिया है तो वहाँ पे जैसे गर्दन पे तो दाद वगैरह वहीं पे होते हैं। फिर होते हैं कोशिका भित्ति, इसके अंदर काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। फिर इसके अंदर पोषण देखते हैं तो पोषण है कि सभी के सभी कवक विषमपोषी या फिर परपोषी होते हैं। सभी के सभी कवक विषमपोषी होते हैं या फिर परपोषी होते हैं। तो इसके अंदर पोषण के अंदर भी फिर हम देख लेते हैं। पहला इसके अंदर आता है मृतजीवी या फिर मृतपोषी, यानी जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृतजीवी या मृतपोषी सैप्रोफाइटिक, मृत कार्बनिक पदार्थों से ये पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे इसमें आते हैं परजीवी, पैरासाइट, पादप और जंतु के ऊपर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ये परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं। थर्ड वन आता है इसमें सहजीवी, सिम्बायोटिक, जैसे कि लाइकेंस आ गया, फिर आ गया माइकोराइजा, कवक मूल, इस टाइप से। फिर कवक की एक और खासियत है कि ये अगुणित होते हैं, यानी हैप्लॉइड होती है, एन होती है ना कि 2n। अगुणित होती है, ये द्विगुणित नहीं होती, यानी कि कवक हैप्लॉइड होती है। फिर कवक की आकारिकी देखते हैं, इसकी मॉर्फोलॉजी दिखने में कैसे होते हैं। तो ये पतले लंबे धागे जैसी तंतुमय संरचना कवक तंतु होती है, ये होते हैं हाइफे। ये पतले लंबी धागे जैसी संरचनाएं को बोलते हैं हाइफे, इसे कवक तंतु कहा जाता है। इस हाइफे का जो समूह होता है उसको हम कहते हैं माइसीलियम, यानी कि कवक जाल। पतले लंबे धागे जैसी संरचना को क्या बोलते हैं, हाइफे बोलते हैं, कवक तंतु बोला जाता है। और इसका समूह होता है, इसको ग्रुप में हम बोलेंगे माइसीलियम, यानी कि कवक जाल। फिर ये जो माइसीलियम होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है एसेप्टिक अपटीय और दूसरी होती है सेप्टेट, यानी कि पटीय। इसके अंदर डायरेक्ट केंद्रक पाए जाएंगे, इसके अंदर कोई भी यहाँ पे दरवाजा या फिर मतलब पट नहीं पाया जाएगा। लेकिन दूसरे वाले में यहाँ पे पट पाया जाता है, ये डिवाइड है, सारे के सारे अलग अलग है। एक टाइप से देखा जाए तो ये बहुकेंद्रकीय होती है, एक के अंदर बहुत सारे केंद्रक है, लेकिन इसमें सारे के सारे अलग अलग केंद्रक है। फिर आता है कवक के अंदर जनन। तो फर्स्ट वन यहाँ पे आता है कायिक जनन, सेकेंड पे है अलैंगिक जनन और थर्ड वन है यहाँ पे लैंगिक जनन। वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो जो कायिक जनन होता है वो तेज दर से होता है, कायिक जनन के अंदर बहुत तेजी दर से होता है और ये जल्दी ही डिवाइड हो जाता है, जल्दी। इसके अंदर फर्स्ट वन आता है फ्रेगमेंटेशन, यानी कि कायिक खंडन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कायिक खंडन। सेकंड पे आता है फिजन यानी विखंडन और थर्ड वन पे आता है बडिंग यानी मुकुलन।
काय खंडन, फिजन विखंडन और बडिंग मुकुलन। मुकुलन में क्या होगा, एक भाग टूट के अलग हो जाएगा, यानी अपवर्दी निकलती है मुकुल के रूप में और फिर बाद में वो पूरा ही कवक बना लेगा, जैसे कि हाइड्रा होता है उसी टाइप से। फिर यहाँ पे अलैंगिक जनन के अंदर आता है अलैंगिक बीजाणु, फर्स्ट वन। तो अलैंगिक बीजाणु देखे जाते हैं अलैंगिक जनन में। तो पहला इसके अंदर अलैंगिक बीजाणु के अंदर आता है स्पोरेंजियोस्पोर, यानी कि धानी बीजाणु। ये अंतर्जात होते हैं, यानी अंदर की साइड में ही होते हैं, माइसीलियम के अंदर की साइड ही होते हैं या फिर हाइपे के अंदर की साइड में होते हैं, इसलिए इनको अंतर्जात बोला जाता है, एंडोजीनस बोला जाता है। ये दो प्रकार के हो गए, चल बीजाणु और अचल बीजाणु, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। जो चल बीजाणु है वो गतिशील होंगे, उनमें कुछ सीलिया फ्लैजिला कुछ ना कुछ होगा, लेकिन अचल बीजाणु अगतिशील होते हैं, वो गति नहीं कर सकते, एप्लेनोस्पोर। अलैंगिक बीजाणु में धानी बीजाणु के अलावा दूसरा वाला आता है कोनिडिया। ये वही जात होते हैं। ये यहाँ पर हम देखते हैं हाइफे के ऊपर ये बीजाणु यहाँ पर लगे हुए हैं, लेकिन उसके अंदर बीजाणु अंदर की साइड में थे हाइफे के। तो ये बही जात हो गए और ये कोनिडिया हो गए। और धानी बीजाणु होते हैं वो अंतर्जात एंडोजीनस होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें लैंगिक बीजाणु होते हैं, 3 टाइप के लैंगिक बीजाणु होते हैं। फर्स्ट वन होता है ऊ स्पोर, सेकंड पे आता है एस्को स्पोर, एस्को बीजाणु बोल देते हैं, और थर्ड वन पे आता है बेसिडियो स्पोर, यानी कि बेसिडियो बीजाणु। तो ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर्स और बेसिडियोस्पोर, यानी कि बेसिडियो बीजाणु। फिर आता है कवक के अंदर लैंगिक जनन को थोड़ा और पढ़ेंगे तो कवक तो अगुणित होती है, तो ये अगुणित और ये अगुणित कवक दोनों मिलकर यहाँ पे प्लाज्मोगेमी करेगी। इसके अंदर 3 स्टेप होती है। तो फर्स्ट वन आती है प्लाज्मोगेमी, यानी कि कोशिका द्रव्य का संलयन, दोनों मिलकर अपने अपने कोशिका द्रव्य को एक कर लेगी। इस अवस्था को डाइकैरियोन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 2 केंद्रक है। डाई का मतलब 2, कैरियोन का मतलब केंद्रक, न्यूक्लियस। तो 2 केंद्रक वाली इस अवस्था को बोला जाता है डाइकैरियोन। N+N अवस्था होती है। फर्स्ट वन स्टेप होता है प्लाज्मोगेमी, कोशिका द्रव्य का संलयन। सेकंड नंबर स्टेप आती है इस डाइकैरियोन अवस्था के बाद में कैरियोगेमी, यानी कि केंद्रक का संलयन होगा। पहले कोशिका द्रव्य का संलयन हो गया, अब केंद्रक का संलयन होगा, तो उसे बोला जाएगा सिनकैरियोन। अब इसमें जो कोशिका होगी वो यहाँ पे द्विगुणित हो जाएगी। एंड इसके बाद में इसमें टोटल होता है अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि मियोसिस। ये थर्ड स्टेप है। तो 3 स्टेप के अंदर इसके अंदर कवक में लैंगिक जनन देखा जाता है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और मियोसिस। कोशिका द्रव्य संलयन, केंद्रक संलयन और अर्धसूत्री विभाजन। नोट पॉइंट है कि फाइकोमाइसिटीज में प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी साथ साथ होती है, इस कारण डाइकैरियोन अवस्था निर्मित ही नहीं होती। फाइकोमाइसिटीज में क्या होगा कि प्लाज्मोगेमी, अगर ये दोनों स्टेप प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी दोनों साथ साथ आएगी तो डायरेक्ट ये वाली सिनकैरियोन ही बनेगी, तो इसके अंदर डाइकैरियोन अवस्था हमें देखने को नहीं मिलेगी। फिर है कि N+N डाइकैरियोन अवस्था एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में देखी जाती है। जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं और बेसिडियोमाइसिटीज होते हैं उनके अंदर डाइकैरियोन अवस्था देखी जाती है। तो यहाँ पे एक और कवक का टाइप आता है कि ड्यूटेरोमाइसिटीज, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर डाइकैरियोन अवस्था होती है या नहीं होती। तो जो ड्यूटेरोमाइसिटीज होते हैं उसके अंदर तो लैंगिक जनन ही नहीं होता, तो डाइकैरियोन अवस्था पॉसिबल ही नहीं है। अभी तक उसमें लैंगिक जनन की खोज नहीं हुई है। अगर उसकी खोज हो गई तो उसे या तो एस्कोमाइसिटीज में रख देंगे या फिर बेसिडियोमाइसिटीज में या फिर फाइकोमाइसिटीज में, जिसके अंदर भी उसके लक्षण मैच हुए उसके अंदर उसको रख देंगे। नेक्स्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे फंगाई या फिर कवक का डिवाइडेशन। इसको हम विभाजित करेंगे, किस आधार पर विभाजित कर रहे हैं वो है माइसीलियम, यानी कि कवक जाल का प्रकार, उसके अंदर माइसीलियम किस टाइप की है। फिर है कि उसके अंदर बीजाणु का प्रकार क्या है, और थर्ड वन है यहाँ पे फलनकाय, फ्रूटिंग बॉडी के आधार पर। तो फलनकाय क्या होता है ये भी अभी हम देख लेंगे। तो फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम और बीजाणु के प्रकार के आधार पर कवक को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। नाम तो हमने पढ़ लिए हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। फर्स्ट वन आता है इसके अंदर फाइकोमाइसिटीज। तो इसका आवास होता है वो जलीय होता है, सड़ी गली लकड़ी, नमी सीलन वाले क्षेत्र के अंदर ये पाए जाते हैं। कौन से, फाइकोमाइसिटीज। इनका माइसीलियम कैसा होता है, मेनली हमने डिवाइड तो माइसीलियम और बीजाणु उन सब के आधार पर किया है। तो माइसीलियम इसके अंदर अपटीय होता है, यानी एसेप्टेट होता है। इसमें बहुकेंद्रकीय अवस्था पाई जाएगी। फिर रहते हैं इसमें बीजाणु का प्रकार देखें तो इसमें धानी बीजाणु पाए जाएंगे।
धानी बीजाणु हमने पढ़ा था अलैंगिक जनन के अंदर। तो धानी बीजाणु इसके अंदर अलैंगिक जनन में यानी स्पोर एंड जियोस्पोर पाए जाएंगे। ये दो प्रकार के थे, चल बीजाणु भी थे और अचल बीजाणु भी थे। तो ये अंतर्जात और अंतर्निर्मित होते हैं। नेक्स्ट है कि इसमें डाइकैरियन अवस्था एब्सेंट होती है, क्योंकि इसके अंदर दोनों जो स्टेज होती है, कौन सी, प्लाज्मोगेमी और कैरियोगेमी, दोनों की दोनों स्टेप साथ में हो जाती है, इसलिए इसके अंदर डाइकैरियन अवस्था एब्सेंट होती है। और इसके अंदर फलनकाय भी एब्सेंट होता है, यानी इसके अंदर फ्रूटिंग बॉडी भी नहीं बनेगा। युग्मक सलेन के द्वारा जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। जाइगोस्पोर एक टाइप से युग्मक मान लो, तो युग्मक सलेन के द्वारा जाइगोस्पोर का निर्माण होता है। लैंगिक जनन की इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर युग्मक बनते हैं 3 टाइप के। एक होते हैं समयुग्मकी यानी आइसोगेमस, असमयुग्मकी का मतलब है एनिसोगेमस और अंडयुग्मकी का मतलब है ooगेमस। तो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और अंडयुग्मकी। जो अंडयुग्मकी होता है उसमें क्या होता है, नर युग्मक छोटा होता है और गतिशील होता है, लेकिन जो अंडयुग्मकी में दूसरा मादा युग्मक होता है वो बड़ी होती है और अगतिशील। ये बड़ी है लेकिन अगतिशील है, नर युग्मक छोटा है लेकिन वो गतिशील है। समयुग्मकी का मतलब होता है कि दोनों युग्मक होते हैं वो समान आकार में होते हैं। असमयुग्मकी का मतलब है कि एक यहाँ पे युग्मक छोटा या फिर एक दूसरा वाला युग्मक बड़ा हो जाएगा, यानी असमान साइज होएगी उसकी। फिर जो फाइकोमाइसिटीज है उसके यहाँ पे 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं, चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन आता है इसके अंदर म्यूकर, जो म्यूकर वाली कवक होती है वो इसका एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज का। सेकंड पे आती है राइजोपस, इसको ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, जो ब्रेड खराब करने वाली कवक होती है वो राइजोपस होती है। फिर जो होती है एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा ये क्या होती है, सरसों के अंदर श्वेत कीट रोग पैदा करती है। एल्बुगो कैंडिडा सरसों में श्वेत कीट रोग उत्पन्न करती है। फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस ये परजीवी कवक होती है और ये आलू के अंदर लेट ब्लाइट रोग पैदा करती है। लेट ब्लाइट रोग पैदा करती है आलू के अंदर, फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस। सेकंड पे आती है फाइकोमाइसिटीज के बाद में आती है एस्कोमाइसिटीज। तो इसका आवास मृतपोषी होती है, अपघटनकारी होती है, परजीवी होती है और ये समल रागी यानी जंतुओं के मल विष्ठा के अंदर पाई जाती है। इसमें एक कोशिकीय कवक यीस्ट और बहुकोशिकीय कवक सम्मिलित होती है। इसके अंदर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों टाइप की कवक सम्मिलित होती है। एक कोशिकीय कवक यीस्ट होती है। माइसीलियम प्रकार देखें तो इसके अंदर पट्टीय सेप्टेट होती है और शाखित होती है। पहले वाले में देखा था अपट्टीय थी और बहुकेंद्र की अवस्था थी, लेकिन इसके अंदर शाखित भी होती है, इनमें ब्रांच निकली हुई रहती है और साथ में इसके अंदर पट बने हुए रहते हैं। फिर बीजाणु का प्रकार देखें तो इसके अंदर अलैंगिक बीजाणु यहाँ पे कोनिडिया होते हैं, वही जात निर्मित होते हैं और इस टाइप से ऊपर लगे रहते हैं, ये कोनिडिया है। इसको हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। तंतु जिन पर कोनिडिया पाए जाते हैं, वे तंतु जिन पर कोनिडिया पाए जाते हैं यानी जो हाइपी जिस पर कोनिडिया पाए जाते हैं उसे कोनिडियोफोर बोलेंगे। फिर जैसे यहाँ पर ये 2 युग्मक है, फिर इस टाइप से ये इसके अंदर क्या हुआ, पहले इसमें कोशिका द्रव्य का संलयन, फिर केंद्रक का संलयन हो गया। फिर इसके अंदर यहाँ पे 4 बनते हैं एस्को बीजाणु, ये लैंगिक बीजाणु बनते हैं। फिर इसके अंदर जो कवरिंग आ जाती है उसे एस्कस बोला जाता है और ये बीच में एस्को बीजाणु है। फिर यहाँ पर ये बनती है फलनकाय, जिसे बोला जाता है एस्कोकार्प। ये वाली सबसे बड़ी इसमें फलनकाय है, इसके अंदर ये एस्को बीजाणु है और ये एस्कस है। एक के अंदर 4 एस्कस पाए जाते हैं, एक फलनकाय में 4 एस्कस होते हैं और एक के अंदर ये बीजाणु होते हैं एस्को बीजाणु। एंड इसमें लैंगिक बीजाणु होते हैं एस्को बीजाणु, एस्कोस्पोर्स, और इसी के नाम पर इसका नाम है एस्कोमाइसिटीज। ये अंतर्जात होते हैं, एंडोजिनस होते हैं, इनसाइड में निर्मित होते हैं। फलनकाय को इसमें एस्कोकार्प बोला जाता है। एक एस्कोकार्प में 1 से 4 एस्कस होते हैं, एक एस्कोकार्प में 1 से 4 एस्कस होते हैं। एस्का यहाँ पे बहुवचन हो गया। तो एक एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्कोपोर्स यानी एस्को बीजाणु होते हैं। एक एस्कस के अंदर 4 से 8 एस्को बीजाणु हो गए और एक एस्कोकार्प में 1 से 4 एस्कस होते हैं। फलनकाय को ही एस्कोकार्प बोला जाता है। एग्जाम्पल देखें तो पेनिसिलियम, पेनिसिलिन जो होती है एंटीबायोटिक होती है, जो पेनिसिलिन नोटेटम है उससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक मिलती है।
फिर है एस्परजिलस, इसके अंदर दो प्रकार के होते हैं, एस्परजिलस नाइगर और एस्परजिलस फ्लेवस। तो इससे क्या होता है, सिट्रिक एसिड प्राप्त होता है और दूसरे वाले से यहाँ पे एफ्लेटोक्सिन, जिससे लिवर कैंसर होता है। जो मोरल्स और ट्रफल्स होते हैं ये खाने योग्य कवक होती है। यीस्ट होती है वो सेक्रोमाइसीस सेर्वाइसीस का वैज्ञानिक नाम है और ये बेकर्स यीस्ट होती है, एक से ब्रेड बनती है और इथेनॉल में भी बनाने में भी यीस्ट काम में आती है। नेक्स्ट यहाँ पे फिफ्थ है न्यूरोस्पोरा, इसे पादप जगत का ड्रोसोफिला कहा जाता है और इस पे सबसे ज़्यादा आनुवांशिक शोध यानी इस पे सबसे ज़्यादा प्रयोगशाला में इसको यूज लिया जाता है रिसर्च के लिए। फिर है कि क्लेविसेप्स, तो ये LSD ड्रग प्राप्त होती है, क्लेविसेप्स से LSD ड्रग प्राप्त होती है। पेजिजा क्या होती है, ये एक समल रागी कवक है। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एंड देन थर्ड वन यहाँ पे आता है बेसिडियोमाइसिटीज, इसे क्लब फंगाई भी कहा जाता है। इसका आवास मृदा में होता है, पेड़ों पर होता है, ये परजीवी होता है। माइसिलियम इसमें पटीय, सेप्टेट और शाखित होती है जैसा कि एस्कोमाइसिटीज में था। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ है कि इसके अंदर इस टाइप से छिद्र पाए जाते हैं, यहाँ पे पट जो इनके अंदर पाए जाते हैं उनमें इसको डोलीपोर सेप्टम कहा जाता है, इसे बोला जाता है डोलीपोर सेप्टम और ये बेसिडियोमाइसिटीज का लक्षण है। अलैंगिक बीजाणु इसमें नहीं पाए जाते, कायिक जनन इसमें फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। लैंगिक अंग भी इसके अंदर अब्सेंट होते हैं। संपूर्ण कवक तंतु युग्मक के रूप में कार्य करता है, इसके अंदर लैंगिक अंग अब्सेंट होते हैं। पूरी की पूरी जो कवक है वो भी एक युग्मक के रूप में कार्य करेगी और इसे सोमेटोगेमी कहता है, इसे सोमेटोगेमी कहते हैं। फलन का इसमें बेसिडियोकार्प होती है। जो एस्कोमाइसिटीज थे उसमें क्या थी, एस्कोकार्प थी और यहाँ पे बेसिडियोकार्प है, नाम के अकॉर्डिंग ही फलनकाय का नाम है। जैसे मशरूम होता है इसके नीचे इस टाइप से बीजाणु लगे रहते हैं, तो इसके बाहर लैंगिक बीजाणु बेसिडियो बीजाणु बनते हैं और बहिजात बनते हैं यानी एक्सोजीनस। ये अंदर की साइड में नहीं है, ये बाहर की साइड लगे हुए हैं, इसलिए इसको बोला एक्सोजीनस। और ये बेसिडियो बीजाणु होते हैं लैंगिक बीजाणु। पूरी की पूरी कवक ही इसके अंदर युग्मक का कार्य करेगी। एग्जाम्पल हो गया पक्सीनिया, ये कीटरग और रस्ट फंगाई होते हैं। किस कीट कवक बोला जाता है, गेहूं में ये काला कीट रोग उत्पन्न करता है, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। फिर आता है अस्टिलग यानी कि कंड कवक होते हैं, स्मट फंगाई बोला जाता है। थर्ड वन पे आता है मशरूम, 3 टाइप के मशरूम है अगेरिकस, ये खाने योग्य होते हैं। टोड स्टूल्स होते हैं जहरीले और जो एमनेंसिया है वो सबसे जहरीले और ये भ्रम पैदा करते हैं। फिर होता है पफ बॉल्स, ये लाइकोबेरिडोन इससे प्राप्त होती है। ब्रैकेट फंगाई होते हैं पॉलीपेरस। तो इन फंगाई नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट ड्यूटेरोमाइसिटीज फंगाई इम्परफेक्टियाई, अपूर्ण कवक इसको बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर लैंगिक जनन नहीं पाया जाता है, तो इसका आवास नहीं लिखा है। इस वर्ग में ऐसे कवक को शामिल किया जाता है जिनमें लैंगिक जनन अब्सेंट होता है अथवा पता ही नहीं है कि उनमें लैंगिक जनन होता भी है या नहीं है, अगर होता है तो भी पता नहीं है। यदि कवक में लैंगिक जनन ज्ञात हो जाए तो उसे अन्य वर्ग में रख दिया जाएगा उसके लक्षणों के आधार पर। माइसिलियम इसमें पटीय और शाखित होता है। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया बनते हैं, मुख्य रूप से अपघटनकारी होती है ये और खनिज चक्रण के अंदर कार्य करती है। इसका मेन फंक्शन है कि ये खनिज चक्रण के अंदर कार्य करती है। एग्जाम्पल देखें तो अल्टरनेरिया सोलेनाई परजीवी कवक होती है और आलू के अंदर अर्ली ब्लाइट रोग उत्पन्न करती है। कोलेक्टोट्राइकम परजीवी होती है, गन्ने में लाल सड़न रोग रेड रूट पैदा करती है। फिर यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है थर्ड वन ट्राइकोडर्मा, जो कि काफ़ी इसके आगे भी एग्जाम्पल मिलेंगे। ये स्वतंत्र जीवी होता है, फ्री लिविंग होता है। इससे साइक्लोस्पोरिन ए ड्रग प्राप्त होती है। ये इम्यूनोसप्रेसेंट के लिए ड्रग काम में आती है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ये ड्रग काम में दी जाती है और जैव कीटनाशक के रूप में भी ये ट्राइकोडर्मा काम में आती है। मूल पारितंत्र में ये उपस्थित होती है, तो ट्राइकोडर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे फंगाई खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारा है वायरस, विषाणु। वायरस का मतलब होता है विनम या फिर जहरीला पॉइजनस फ्लूइड। जहरीला वायरस का मतलब विनम, जहरीला या फिर पॉइजनस फ्लूइड। तो इसकी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं खोज, तो सबसे पहले इसके अंदर इवानोवस्की था 1892। इन्होंने दर्शाया कि कुछ सूक्ष्म जीव तंबाकू पादप में संक्रमण पैदा करते हैं। इसने ये बोला, इवानोवस्की ने बोला कि कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव है जो तंबाकू पादप के अंदर संक्रमण पैदा कर रहे हैं। तो इसने नाम नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया, बस इसने ये बताया कि ये तंबाकू पादप के अंदर संक्रमण पैदा कर रहे हैं। फिर है बेजोर्निक,
1898 इसने वायरस शब्द दिया। बेजोनिक ने वायरस शब्द दिया। तो वायरस शब्द किसने दिया? बेजोनिक ने दिया। इन्होंने दर्शाया कि तंबाकू संक्रमण वाला वायरस नए पादप को भी संक्रमण करता है। इसने सेम तंबाकू पादप के प्लांट को लिया एंड इसने ये देखा कि जो उसके अंदर संक्रमण कर रहा है वो वायरस नए पादप को भी संक्रमित करता है। फिर बेजोनिक ने इसका नाम दिया कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम, यानी संक्रामक सजीव द्रव्य। कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूडम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूड होता है। स्टेनले आता है 1935 में। तो इसने TMV टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिस्टल बना दिया। इसने डायरेक्ट उस TMV को क्रिस्टल बना दिया, जिसके द्वारा यह प्रमाणित किया कि वायरस का बाह्य आवरण प्रोटीन से बना होता है। तो इसने एक अच्छी खोज की। वायरस का जो बाह्य प्रोटीन आवरण होता है उसको कैप्सिड कहा जाता है। वायरस का बाह्य प्रोटीन आवरण कैप्सिड कहलाता है। फिर वायरस के अंदर बात करें तो अंतराकोश की अविकल्पी परजीवी होता है, यानी ये कोशिका के अंदर अविकल्पी परजीवी है। इसके अंदर अगर कोशिका नहीं है तो ये ऐसे नहीं रह सकता, कोशिका है तो ही ये रहेगा। तो अकोशिकीय अर्थात कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। कोशिका ही नहीं है तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद हो गया। 5 जगत वर्गीकरण में इसको कोई भी स्थान नहीं है। फिर है वायरस की साइज जीवाणु से भी छोटी होती है। तो इस वायरस की साइज मैंने कोशिका वाले चैप्टर में बताई थी, सो यू कैन इसको याद कर लेना। एंड वायरस को कृत्रिम माध्यम पर संवर्धित नहीं करवा सकते। अगर संवर्धित करवा सकते, क्योंकि इसके अंदर तो कोशिका ही नहीं है, तो इसको कहीं भी लैब में कहीं भी नहीं बना सकते। फिर है कि रासायनिक रूप से वायरसेस में न्यूक्लियोप्रोटीन समूह होता है, यानी कि इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन होता है। न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से ये बना होता है। बाह्य आवरण इसमें प्रोटीन का होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और भीतर के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होता है। DNA अथवा RNA हो सकता है, दोनों साथ में कभी भी नहीं होंगे, या तो DNA होगा या फिर RNA होगा। नोट पॉइंट है कि वायरस में न्यूक्लिक एसिड संक्रामक इन्फेक्शियस होता है, अतः न्यूक्लिक एसिड ही इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। जो वायरस होते हैं उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड के द्वारा ही वो संक्रामक यानी इन्फेक्शन पैदा करता है, इसलिए उसका न्यूक्लिक एसिड ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। 3 टाइप के वायरस होते हैं, प्लांट वायरसेस, एनिमल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज यानी कि जीवाणु भोजी। प्लांट वायरस होता है सिंगल स्टैंडर्ड RNA, यानी कि एकल रज्जुक RNA होता है इनमें। एनिमल वायरसेस के अंदर क्या होता है, जो जंतुओं को संक्रमित करने वाले वायरस होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, उनके अंदर तीनों टाइप के मिलेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड यानी एकल रज्जुक RNA, द्विरज्जुक RNA और द्विरज्जुक DNA भी मिलेगा। फिर आते हैं बैक्टीरियोफेज, इसके अंदर द्विरज्जुक DNA पाया जाता है, ये जीवाणु को संक्रमित करते हैं बैक्टीरियोफेज। फिर यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है कि डबल स्टैंडर्ड DNA के लिए एग्जाम्पल होता है जीवाणु भोजी T2, T4 और लैम्ब्डा फेज के अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA होता है। एकल रज्जुक DNA है वो 5x174 वायरस के अंदर मिलता है, ये सिर्फ ओनली इसमें मिलेगा। एंड एकल रज्जुक RNA है वो TMV में, टोबैको मोज़ेक वायरस में मिलेगा, रेट्रो वायरस में मिलेगा, राइनो वायरस और पोलियो वायरस तीनों के अंदर मिलेगा। एंड यहाँ पे 4th वन है डबल स्टैंडर्ड RNA, या कि ये रियो वायरस, रोटा वायरस और वुंड ट्यूमर वायरस। तो पादप के अंदर विषाणु रोग के लक्षण क्या होते हैं, मोज़ेक निर्माण होगा, यानी इस टाइप से पत्तियों में धब्बे बन जाते हैं, अलग अलग, एक जगह पे नहीं है एक जगह पे है, उस टाइप से। एंड पत्तियों का मुड़ जाना और संकुचन, पत्तियां मुड़ जाती है, पत्तियों का पीला पड़ जाना, और जो सीरा है उसके अंदर जो सीरा होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाती है। जैसे कमजोर इंसान के अंदर हड्डियां दिखती है उस टाइप से पत्तियों के अंदर उनकी सीरा दिखने लग जाती है, बोनापन हो जाएगा और अवरुद्ध वृद्धि, उनकी वृद्धि ही वहीं रुक जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे जीवाणु भोजी। तो जीवाणु भोजी के अंदर बाह्य जो आवरण होता है वो कैप्सिड प्रोटीन आवरण होता है, उसको कैप्सिड बोला जाता है। और जीवाणु भोजी के अंदर अभी पढ़ा था द्विरज्जुक DNA उसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। 2 टाइप पे यहाँ पे जो जीवाणु भोजी होते हैं, लाइटिक फेज लैन भोजी, और दूसरा होता है लाइसोजेनिक फेज यानी कि प्रोफेज, इसको टेम्परेट फेज भी बोला जाता है, इसको वायरुलेंट फेज बोला जाता है। तो यह जो जीवाणु भोजी है वो जीवाणु के भीतर अपना DNA प्रवेश करवाएगा, उसके बाद नए वायरस का निर्माण कर देगा, अतः अंत के अंदर वो जीवाणु कोशिका को नष्ट ही कर देगा और अपनी पूरी कॉलोनी बना लेगा वहाँ पे, यानी जीवाणु को ये संक्रमित करते हैं। लेकिन दूसरी वाली लाइसोजेनिक फेज के अंदर क्या होगा, इसमें जीवाणु भोजी का DNA जीवाणु में प्रवेश करने के बाद जीवाणु के DNA से जुड़ जाता है। जीवाणु भोजी ने अपना DNA जीवाणु में प्रवेश करवाया। अब जो जीवाणु का DNA है और जीवाणु भोजी का DNA वो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, तो उससे क्या होगा, जो जीवाणु DNA है वो उसका हिस्सा बन जाता है और जीवाणु कोशिका यहाँ पे नष्ट नहीं होती है।
पहले वाले में क्या था, वायरस पूरा ही जीवाणु पर अपना कब्जा कर लेता है, लेकिन दूसरे वाले में ऐसा नहीं होता है। फिर आते हैं वायरॉइड्स। इसकी खोज की थी T.O. डाइनर ने 1971 में। तो ये एक नग्न आरएनए वायरस होते हैं जिसमें सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है तथा ये प्रोटीन आवरण कैप्सिड इनमें नहीं पाया जाता। इनके अंदर कोई भी प्रोटीन का आवरण नहीं पाया जाता और ये जो वायरॉइड्स होते हैं ये वायरस से भी छोटे होते हैं। इनका आरएनए कम आणविक भार वाला होता है एंड इसके अलावा ये पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग उत्पन्न करते हैं। आलू के अंदर ये स्पिंडल ट्यूबर उत्पन्न करते हैं। वायरॉइड्स के बाद में आते हैं प्रायोन्स। तो ये प्रोटीन से निर्मित संक्रामक जीव होते हैं। प्रायोन्स क्या होते हैं, प्रोटीन से बने होते हैं। टोटल इनके अंदर कोई भी आनुवंशिक पदार्थ दूसरा नहीं होगा, डीएनए आरएनए कुछ भी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बने होते हैं और ये संक्रामक जीव है। इसमें असामान्य रूप से घुमे हुए प्रोटीन होते हैं, यानी कि अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन पाए जाते हैं और ये तंत्रिका तंत्र के रोग उत्पन्न करते हैं। सीधे जाके तंत्रिका तंत्र पर अटैक करेंगे, चाहे जानवर हो या फिर इंसान, उसके तंत्रिका तंत्र पे अटैक करेंगे और वहीं पे ये डिजीज पैदा करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है गाय का। गाय में ये मेड काउ रोग यानी पागल कर देते हैं गाय को। BSE यानी बोवाइन स्पंजिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, इस रोग का फुल फॉर्म है मेड काउ रोग, इसे बोला जाता है। फिर आता है मानव, CJD रोग यानी क्रूटफोर्ड जैकोब सिंड्रोम। तो दोनों रोग याद रखने हैं। फिर आते हैं लाइकेंस, ये चैप्टर का लास्ट का टॉपिक है। तो यह परस्पर सहजीविता है। लाइकेंस क्या होते हैं, सहजीविता होते हैं। दो जीव साथ में रहते हैं, एक होते हैं शैवाल और दूसरे होते हैं कवक। कवक और शैवाल साथ में रहते हैं, सहजीविता होते हैं, तो इसे ही लाइकेन बोला जाता है। इसमें जो शैवाल वाला भाग होता है वो फाइकोबियोंट होता है यानी शैवालांश होता है और जो कवक वाला भाग होता है वो माइकोबियोंट होता है यानी कवकांश होता है। ये जो शैवालांश होता है ये नॉर्मल देखा जाए तो नील हरित शैवाल हो सकते हैं या फिर कोई भी हरित शैवाल होगा और इसके अंदर कवकांश में होते हैं एस्कोमाइसिटीज वर्ग की कोई भी कवक इसके अंदर आती है। फिर जो शैवाल होते हैं वो तो स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन जो कवक यहाँ पे है वो परपोषी हैं। कवक को भोजन यहाँ पे शैवाल देता है। तो यहाँ पे कवक क्या करेगा, ये सुरक्षा, जल और खनिज अवशोषण के अंदर कार्य करेगा और उसको रहने के लिए जगह भी देगा। फिर लाइकेन्स के थैलस में कवक अधिक मात्रा में होते हैं, यानी लाइकेन की बॉडी के अंदर उसके शरीर में देखा जाए तो जो कवक वाला भाग है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। लाइकेन्स का थैलस बहुवर्षीय होता है यानी पेरेनियल तथा धीमी दर से ये वृद्धि करता है। इसमें वृद्धि धीरे धीरे होती है और बहुवर्षीय ये होता है। फिर लाइकेन्स के महत्व क्या है, तो ये वायु प्रदूषण के संकेतक या सूचक है। सल्फर डाइऑक्साइड के प्रति ये संवेदनशील होते हैं, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होगी वहाँ पर ये नहीं उगेंगे। तो पारिस्थितिकी अनुक्रमण यानी सक्सेशन में पूर्वगामी जातिक होते हैं, यानी ऐसी जगह यानी ऐसी चट्टानें जहाँ पर कोई भी मतलब जीव नहीं रहा है, कोई भी मतलब पादप वगैरह नहीं उगा है, तो वहाँ पर सबसे पहले जो आते हैं तो वो लाइकेन्स ही पैदा होते हैं, यानी पूर्वगामी पायनियर स्पीसीज होते हैं।